हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी परीक्षा के संदर्भ में। और आने वाले दिन में जैसा कि आपको पता होगा कि मई जून में 69th बीपीएससी का प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ जाएगा। वैसी स्थिति में आपकी तैयारी शुरू हो गई होगी। आपकी तैयारी को थोड़ा सरल सहज बनाने के लिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। बीपीएससी के परीक्षा में आपको ये भी पता है कि अब निगेटिव मार्किंग होता है पिछले एग्जाम से, मतलब कि 68th बीपीएससी से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। और निगेटिव मार्किंग होने के बाद विद्यार्थियों में थोड़ा उहापोह की स्थिति बन जाती है कि क्या करें, एक हौला सा क्रिएट हो जाता है। वास्तव में ऐसा कोई ऐसा बदलाव नहीं हो गया है जिसके कारण से आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता है। आप बिल्कुल नॉर्मल रहें। निगेटिव मार्क्स को लेकर के अनावश्यक अपने ऊपर न दबाव बनाने की आवश्यकता है और न ही किसी की बात में आकर के अनावश्यक दबाव लेने की आवश्यकता है। आप सहज रहें, अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें। हाँ, ये जरूर आपको जानना चाहिए कि आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए ताकि आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर सके और फिर मुख्य परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार तक पहुंचे और अंततोगत्वा कामयाबी का शिखर पर पहुंचे। यही आपका मकसद होना चाहिए। तो अनावश्यक बातों पर बहुत ध्यान न दें। आपको पता होगा या जो नए विद्यार्थी हैं उनकी जानकारी के लिए कि जो प्रारंभिक परीक्षा है बीपीएससी की वो सिर्फ एक पेपर का होता है और वो पेपर है जनरल स्टडी, जिसमें कि 150 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन का मार्क्स भी एक होगा, मतलब कि फुल मार्क्स बेस का 150 होगा। और ये निगेटिव मार्किंग से संबंधित है और 0.25 मार्क्स हर गलत आंसर के लिए आपका कटेगा। इसका मतलब ये कि 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो आपका 1 मार्क्स कटेगा। तो इस बात का ध्यान रख करके ही आपकी रणनीति बननी चाहिए। इसके अलावा अगर आप बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ को देखें, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग के बाद और नेगेटिव मार्किंग के पहले, तो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है। जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपने देखा होगा कि 150 में अराउंड 105 आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाता है, मतलब कि 70% के अराउंड। जब पिछले बीपीएससी के दौरान नेगेटिव मार्किंग किया गया तो फर्स्ट टाइम था और स्कोर को कम होना था या कट ऑफ को कम जाना था, सो कट ऑफ थोड़ा कम हुआ और वो 60-61% के अराउंड जाकर के जनरल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली बाकी लोगों के भी मार्किंग में अंतर आया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मार्किंग में बहुत ज्यादा बदलाव तो नहीं आया। 10 क्वेश्चन का फर्क पड़ गया। 10 क्वेश्चन इसलिए कि 10 मार्क्स ही वहां पर होते हैं, तो परसेंटेज के हिसाब से जाए तो कमोबेश बात वही हो रही है। आपका ध्यान आपके सिलेबस पर और उस एरिया पर होना चाहिए मुख्य रूप से जहां से क्वेश्चन आप ज्यादा पकड़ सकते हैं या जो आपका स्ट्रेंथ है, जो आपकी मजबूती है, जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ है उस पर आप विशेष ध्यान दें। अगर इसी चीज को हम लोग लेकर के चले तो जीएस का जो पार्ट है उसमें क्या कुछ हम लोग को पढ़ना है, इसको हम लोग देख लें। 150 क्वेश्चन और इसके पैटर्न पर अगर हम लोग जाएं तो बीपीएससी के इतिहास में प्रारंभिक परीक्षा में आप देखिएगा कि हिस्ट्री जो है वो हमेशा डोमिनेट करता है और यहां से औसतन 30 to 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब अगर मोटे तौर पे हम लोग मान लें तो हर एग्जाम में ऑलमोस्ट या औसत 35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन होते हैं। हिस्ट्री, इसके अलावा जीएस का पार्ट है आपका ज्योग्राफी। पहले हम लोग सब्जेक्ट एक बार देख लें। इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस और करेंट अफेयर्स। इस तरीके से ये पूरा जो प्रीलिम्स का एरिया है, जो सब्जेक्ट है वो कवर करता है, जिसमें कि मैंने जैसा आपको बताया कि हिस्ट्री जो है वो डोमिनेट करता है और हिस्ट्री के बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आता है करेंट अफेयर से, जहां से अमूमन औसतन आपको 30 क्वेश्चन के अराउंड क्वेश्चन होते हैं। 30 के आसपास में यहां से क्वेश्चन होते हैं।
तो सिर्फ अगर हम लोग हिस्ट्री और करंट अफेयर्स को देख लें तो लगभग 60 क्वेश्चन यहां से आते हैं। पॉलिटी से ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन के अराउंड साइंस से होता है, इकोनॉमी से 10-12 क्वेश्चन के अराउंड होते हैं और ज्योग्राफी से भी 15 क्वेश्चन के आसपास में ही होता है। इन सारे सब्जेक्ट में, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमी हो, इसमें बिहार से जुड़े हुए इतिहास, भूगोल और बाकी सारा सब्जेक्ट भी हम लोग शामिल कर रहे हैं, जिसमें कि साइंस के लिए कोई बिहार से अलग तो होगा नहीं, ठीक है। पॉलिटी के लिए भी बहुत कुछ अलग से नहीं होगा और करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, यहां से बिहार से जुड़े हुए क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। यहां एक चीज हम लोग लिखना भूल गए हैं और वो ये है कि बिहार से मेंटल एबिलिटी से जुड़े हुए 10 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपना एरिया देख लें कि कौन सा पेपर आपका मजबूत है या स्कोरिंग जोन कौन सा हो सकता है। तो हिस्ट्री चूंकि ये डोमिनेटिंग पेपर है और करंट अफेयर्स, अगर इन दो पर आपका पूरा कंसंट्रेशन हो तो जैसा मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ ये दो सब्जेक्ट से आप सॉल्व करने की स्थिति में होते हो, ठीक है। तो औसत भी अगर हम लोग मान ले तो आप 50-55 के अराउंड यहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका आधा से अधिक काम, या हम लोग कहें कि 60% काम तो आपका ये दो पेपर ही कर देता है। इसके अलावा अगर आप इंडियन पॉलिटी को देखें तो ये तुलनात्मक रूप से स्कोरिंग होता है और यहां अगर 12-15 क्वेश्चन आता है और उसमें से आप उसका 80% के अराउंड सही करने की स्थिति में आ जाते हैं तो आप ये मान लें कि ये 3 पेपर मिला करके ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन आप सॉल्व करने की स्थिति में होते हैं। अब बच गया क्वालिफाई करने के लिए ऑलमोस्ट 20 से 25 क्वेश्चन। तो बाकी एरिया आपका पड़ा हुआ है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है और मेंटल एबिलिटी है। अगर आप थोड़ा सा भी मेंटल एबिलिटी पे पकड़ रखते हैं तो आप यहां से निश्चित तौर पे 7 से लेकर के 8 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जिनका मेंटल एबिलिटी कमजोर अगर है तो अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ऑप्शन के थ्रू जाइए और ऑप्शन के थ्रू आंसर करने का काम कीजिए, तो आपका जो सही होने की संभावना होगा वो उसमें वृद्धि हो जाएगी, मतलब कि क्वेश्चन ज्यादा आप सही करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो आपकी रणनीति पुख्ता होनी चाहिए कि कौन सा एरिया, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जहां हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करके और एक्स्ट्रा मार्क्स उठा सकते हैं और प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये चीज देखना है। आने वाले दिन में हम लोग हर सब्जेक्ट में कहां कहां फोकस करना चाहिए, इन बातों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहां एक बात और जान लें कि बीपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा है, जिस तरीके से इसके ऑप्शन दिए जाते हैं वो 5 ऑप्शन होता है। आप क्वेश्चन देखिए होंगे, नहीं तो क्वेश्चन आप निकाल के जरूर देखिए। 5 ऑप्शन होते हैं। पिछला बार जब से नेगेटिव किया गया है तो आखिरी 2 ऑप्शन को आप देखें, यहां लिखता है मोर देन वन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव, और यहां बोलता है नन ऑफ द एबव। ये 2 ऑप्शन को ध्यान दें। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर कुछ भी जो आपका ऑप्शन होगा वो दिया हुआ होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। ये तब सही हो सकता है जब आप क्वेश्चन के कम से कम 2 पॉइंट को जान रहे हैं। अगर 2 पॉइंट आप क्वेश्चन का जान रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपका तीसरा ऑप्शन अगर आप ना भी पढ़ेंगे, ठीक है, 2 में ही आपको कंफर्म है कि ये दोनों होगा, तो आप बिना सी को पढ़े भी अगर करते हैं तो आपका आंसर सही होगा, ठीक है। और अगर कोई भी नहीं है, जो आपका क्वेश्चन है वहां से कोई भी नहीं आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा नन ऑफ द एबव। हालांकि ये ऑप्शन बहुत कम यूज होता है क्योंकि अमूमन क्वेश्चन सेटर कहीं ना कहीं आंसर रखता है, और अगर वो फैक्ट्स है तो किसी एक पॉइंट पर ही ए बी सी में आपका आंसर होगा। जैसे पिछला बीपीएससी का पहला क्वेश्चन, पता नहीं ए बी सी डी किस सीरीज का था, वो क्वेश्चन एक था कि विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये किस कंट्री या किस देश के संविधान से लिया गया है।
तो चूंकि इसका आंसर ब्रिटेन है तो बाकी इसमें कोई बात हो ही नहीं सकता है कि मोर देन वन ऑफ द एबव वाला कोई बात हो, चूंकि वो एक चीज है जो वहां से लिया गया है, तो उसका ध्यान आप रख करके, और ए बी सी में आंसर होगा, डी और ई आपको फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर एक शब्द का कोई फैक्ट है तो। ऐसी स्थिति में इसका दूसरा पहलू यह भी उभर करके आता है कि जब एक से अधिक आंसर सही हो सकते हैं, ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो किसी विषय पर आपको अच्छे तरीके से पकड़ होनी चाहिए, उसके विषय में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी जाकर के आप उसको बेहतर कर सकते हैं। अन्यथा आप जाकर के फंस जाएंगे कि कौन सा सही है या कौन सा नहीं है, या एक ही बात पता हो बाकी बात अगर आपको पता नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में आपके सामने कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी रहेगी। तो ऐसी स्थिति आपके सामने निश्चित तौर पर आएगी। अब आप कल्पना करें कि जो रिजल्ट हो रहा है प्रीलिम्स में, जो क्वालिफाइंग मार्क्स जा रहा है या जो कट ऑफ जा रहा है, वो 60% के अराउंड जा रहा है। मतलब अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 90-95 आपको आंसर सही करने होंगे। कल्पना करें कि आप सिर्फ 70 क्वेश्चन ही जान रहे हैं, इसके बाद आपको कोई आइडिया नहीं है, और अगर आप निगेटिव मार्किंग के कारण रिस्क नहीं लेंगे तो वैसे भी आप क्वालिफाई करने नहीं जा रहे, क्योंकि 70 मार्क्स ला करके आपका जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होने जा रहा है। तब आपको रिस्क लेना चाहिए। 0.25 हर गलत क्वेश्चन के लिए है, मतलब कि 4 अगर आपने गलती किया तो आपका 1 कटेगा। तो इसके आधार पर आप रिस्क उठाएं और स्कोर को बढ़ाने का काम करें। ऐसा नहीं कि नेगेटिव मार्किंग है तो इस डर से आप अटेम्प्ट ही ना करें, क्योंकि वैसे भी यहां पर आकर के आप कुछ भी हासिल करने नहीं जा रहे हैं। हाँ, ये अवश्य आप देखें कि अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया है और आप ऑलमोस्ट ये कंफर्म है कि 60% के अराउंड हमारा जो आंसर है वो सही हो गया है, तो आप रिस्क कम लें। लेकिन अगर आपने पहले ही बहुत कम कंफर्म तौर पर अटेम्प्ट किया है, तो वैसी स्थिति में आपको ज्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आप वैसे भी क्वालिफाई नहीं करेंगे। और अगर कल्पना कर लें कि आपने जो भी अटेम्प्ट किया वो गलत हो गया, तो वैसे भी बाहर हो रहे थे। तो आपको रिस्क लेना होगा, कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा, इन बातों का ध्यान रखना होगा। निगेटिव मार्किंग के कारण अनावश्यक दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखें और अपनी तैयारी करें बिना किसी प्रेशर के, ठीक है। आने वाले दिन में जो हर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, कैसे पढ़ें, क्या कुछ पढ़ें, कैसे बेहतर करें, इस संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को देखिए और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। धन्यवाद।